अस्सलाम वालेकुम। आपका ये न्यूरल बिहेवियर जो है उसका वाला चैप्टर जो है ये स्टार्ट हो गया, नर्वस सिस्टम वाला। द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर है इसका जो चैप्टर की हेडिंग है फर्स्टली। और इसमें दो टॉपिक मैंने आपको ऑलमोस्ट कवर करा दिए हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है उसका वो मैंने आपको बाद में सेंड किया था, और जो सेकंड है वो पहले सेंड हो गया था मुझसे, ठीक है। वो मैंने जो एटीपी के बच्चों को दिया लेक्चर मैंने वो ही सेंड किया था, क्योंकि वो भी ये सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं। कुछ टॉपिक उनके डिफरेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर उनकी भी सिलेबस आउटलाइन जो है वो आपकी वाली ही है। तो ये वाला जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला टॉपिक है, ये वाला उसी से रिलेट कर रहा है नर्वस सिस्टम से। उसकी एक ब्रांच है, नेक्स्ट जो उसकी टाइप है वो है ब्रांचिफाई नर्वस सिस्टम, जो उसको दो मेन एरियाज़ में करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फर्दर नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रांचिफाई हो रहा था। उसमें सबसे पहली जो ब्रांच है वो होती है सिंपैथेटिक सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की, और फिर पैरासिम्पैथेटिक। अभी इसकी मैं डिटेल बताती हूँ। तो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो मेजर जो सब ब्रांचेज होती हैं वो हैं आपकी सबसे पहले नंबर पर आ जाती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड आपका ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक में फिर फर्दर जो है वो दो ब्रांचेज सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आती हैं, दोनों ब्रांचेज ऑटोनॉमिक के अंदर। सोमैटिक जो है उसके अंदर फर्दर कोई ब्रांच नहीं आती। ये दोनों जो मेन ब्रांचेस हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर मेन सब ब्रांचेस जो हैं ये सोमैटिक होती है, और ऑटोनॉमिक और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फिर फर्दर ऑटोनॉमिक के अंदर आती है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और ऑटोनॉमिक क्या होता है, पहले हमने ये देखना है। फिर ऑटोनॉमिक के अंदर फर्दर जो दो ब्रांचेस हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, फिर उनको हम स्टडी करेंगे। तो ये बिल्कुल आपने ये भी सारा जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लॉन्ग हमारा जो प्लान है इतना एडी और एडीएस के बच्चों के लिए वो इतना लॉन्ग हमने देना नहीं। हम उसको शॉर्ट करके ही ए और बी पार्ट करके उसमें अगर पेपर में हम उसको इंक्लूड कर देंगे, बजाय इसके कि एक डिटेल क्वेश्चन डालें उसमें। तो आपने इसको लेकिन दोनों तरह ही प्रिपेयर करना है, यानी इसके अंदर जो मेन पॉइंट है उनको स्किप नहीं करना। तो सोमैटिक नर्व पेरिफेरल होता है क्या, बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है और कंप्राइज कर रहा होता है उसके ऊपर। और ब्रेन जो है मास्टर पीस ऑफ द बॉडी होता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है वो ब्रेन ही होता है। न्यूरॉन्स की टाइप भी मैंने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर फंक्शन में आपको बता दी थी कि तीन मेजर तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसिटिव, मोटर और एसोसिएटरी न्यूरॉन्स। सेंसिटिव जो है वो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक जाते हैं, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से ऑर्डर्स लेकर मसल्स तक आ रहे होते हैं, और दरमियान में इन दोनों को लिंक करने वाले होते हैं एसोसिएटरी न्यूरॉन्स। अब ये जो पूरा नर्वस सिस्टम जो ब्रेन है बेसिकली वो एक नेटवर्क बिछाया हुआ होता है उससे न्यूरॉन्स का पूरी बॉडी के अंदर, जिसकी मदद से वो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो असिस्ट कर रही होती है ब्रेन को, और उसके असिस्टेंट के तौर पर वर्क कर रही होती है। अब पेरिफेरल सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आउटरली जितने भी नर्व्स का एक जाल बॉडी में बिछा हुआ नेटवर्क है, जो ब्रेन से बाहर की तरफ आ और जा रहा है मैसेजेस लेकर, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के बाहर की तरफ आ और जा रहा है, ये सारा नेटवर्क जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। मेन कंट्रोलिंग बॉडी ब्रेन, और मेन कंट्रोलिंग बॉडी जो असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है ब्रेन के, वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो मेन स्ट्रक्चर इन दोनों के जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, और इनके अंदर से फर्दर जो न्यूरॉन्स निकल रहे हैं ब्रांचिफाई हो रहे हैं, आगे से आगे मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँच रहे हैं, एक नेटवर्क तश्कील दे रहे हैं, तो ये सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली इन दोनों को अलग से हम अलग बिल्कुल दोनों को हार्डली हम कहें कि अलग करते हैं तो अलग नहीं कर सकते, वैसे डिफाइन करने के लिए हम इनको अलग कर देते हैं, वरना ये एक ही चीज़ है कि ब्रेन के अंदर से ही न्यूरॉन निकल रहे होते हैं और वापस भी उसके अंदर ही जा रहे होते हैं मैसेज लेकर। तो ये हम वैसे ही डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए टर्म्स की हम कह देते हैं, वरना इन दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे के से बिल्कुल अलग थलग करके डिफाइन करना, अलग थलग कर देना जो है वो रूटीन में रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं होता, ये इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर दो मेन तरह के फाइबर्स जो है वो होते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर दो सब पार्ट्स आते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। सबसे पहले नंबर पर जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये बॉडी के आउटर बॉडीली पार्ट्स को डील कर रहा होता है, हमारे जैसे आर्म्स हैं, बाजू हैं, उनकी मूवमेंट जो हो रही होती है, लेग्स की है, फीट की है, बेली की है, हेड की है, ये सारी आउटर मूवमेंट्स जो बॉडी की हो रही होती हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो इनर बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली हम वॉच नहीं कर सक रहे होते, स्टमक है, लंग्स हैं, किडनीस हैं, लिवर है, ठीक है, जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको मेंटेन और रेगुलेट करने के लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जो ब्रेन जब इनमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तो फ़ौरन ब्रेन के पास मैसेज आता है, और ब्रेन सेल्फली बॉडी के अंदर से केमिकल्स देकर इस कंडीशन को बैलेंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब नहीं बैलेंस हो पाती तो हम आउटरली मेडिसिन वगैरह या और चीज़ें सप्लाई करके इन चीज़ों को कलेक्ट करने की, इनके फंक्शन को हम कोशिश करते हैं।
तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स को डील करता है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आउटर बॉडीली ऑर्गन्स को। सोमैटिक के अंदर दो मेजर तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट और इफरेंट, की वही हैं जिनको हम सेंसरी और मोटर न्यूरॉन कहते हैं। एफरेंट न्यूरॉन्स या एफरेंट नर्व्स क्या होती हैं, ये सेंसरी नर्व्स होती हैं, और इफरेंट नर्व्स होती हैं ये मोटर नर्व्स होती हैं। जो सेंसरी नर्व्स होती हैं वो मैसेजेस को कन्वे कर रही होती हैं, वो मैसेजेस जो होते हैं उनको कन्वे कर रही होती हैं, यानी सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक, और जो ब्रेन से वापस मसल्स तक आ रहे होते हैं वो सारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेजेस हैं वो कन्वे हो रहे होते हैं। तो एफरेंट फाइबर्स जो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स को कहा जाता है, और इफरेंट जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स को कहा जाता है। उसके बाद पहली ब्रांच पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पहली सब ब्रांच सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, और दूसरी सब ब्रांच है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनॉमी के अंदर सारे इंटरनल बॉडीली ऑर्गन्स जो है वो ब्रेन उनको खुद ही ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा होता है, उसी तक मैसेज आ रहे होते हैं, और मैसेज जो है वहीं से ब्रेन जो है उनको ऑटो करेक्ट कर रहा होता है। अब इसके अंदर दो फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हाइपर बॉडीली कंडीशंस जब एक्टिव होती हैं, हाइपरली एक्टिव हो जाती हैं बॉडीली कंडीशंस, तो ये उनको उस वक्त ये एक्टिव हो रहा था ये, और मज़ीद जो बॉडी की कंडीशंस होती हैं उनको हाइटन कर रहा होता है, जैसे पल्स रेट बढ़ना, हार्ट बीट का इंक्रीज़ होना, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, स्किन के ऊपर जो बाल हैं उनका रुआं सा वो खड़ा हो जाना, तो एकदम से पुतलियों का फैल जाना या सिकुड़ जाना, सलाइवा का ड्राई हो जाना मुंह के अंदर, ये सारी चीज़ें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल होती हैं। जब बॉडी स्ट्रेस में होती है, हाइपर टेंशन की कंडीशन में होती है, तो उस वक्त ये कंडीशन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फ़ौरन एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक जो है तो होता है ये पीसफुल बॉडीली कंडीशन में एक्टिव होता है, ये फ़ौरन ये ऑपोजिट है सिंपैथेटिक से। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो होता है वो फ़ौरन उस वक्त एक्टिव हो रहा है जब ये सिंपैथेटिक जो है उसको वो हाइपर कंडीशंस में काम कर रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक बॉडी को काम डाउन करने के लिए, पुरसुकून करने के लिए एक्टिव हो रहा है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो बॉडी को पुरसुकून करता है, पीसफुल कंडीशंस में वापस लेकर आता है, जबकि जो हाइपर कंडीशंस होती हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर कंट्रोल होती हैं, और जब वो एक्टिव होता है तो बॉडी ज़्यादा और हाइटेंड और हाइपर हो जाती है बॉडी। तो बॉडी लेकिन ज़्यादा देर तक जब हाइपर रहती है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, तो इसको काम डाउन करने की ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा टाइम तक ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव रहे और बॉडी कंडीशन हाइटेंड रहे तो मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स जो हैं उनको इफेक्ट होने का खतरा होता है, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह के डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसकी वजह से हो सकते हैं। तो फ़ौरन पैरासिम्पैथेटिक जो है जब यूँ ही सिंपैथेटिक एक्टिव होता है, पैरासिम्पैथेटिक फ़ौरन एक्टिव होकर साथ ही वो भी एक्टिव हो जाता है, फ़ौरन बॉडी को दोबारा वापस रिस्टोर करता है उसकी कंडीशन को, उसको पीसफुल और कामफुल हालत में वापस लाता है। अभी यहाँ देखें चार्ट बना हुआ है डायग्राम के अंदर प्रॉपर, जो राइट साइड पर है सिंपैथेटिक और लेफ्ट साइड पर पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन बताई हुई उन्होंने कि सिंपैथेटिक क्या होती है जिसमें पुतली आंखों की डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, पैरा में नॉर्मल कंडीशन में होती हैं। सिंपैथेटिक के अंदर अंडर जो है वो इनहिबिट होता है सलाइवा, यानी बिल्कुल सलाइवा का सिक्रीशन मुंह के अंदर थूक की जो है वो ख़त्म हो जाती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर फ्लो जो है वो ठीक होता है, नॉर्मल होता है। तो एक्सीलरेट करता है ये बॉडी की हार्ट की मूवमेंट को, और सिंपैथेटिक जो सिस्टम जो है वो पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो डाउन करता है। फिर लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन के लिए ये डायलेट हो जाता है, सिंपैथेटिक कंडीशन के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है ना, तेज़ से सांस जब बढ़ता है तो, और जो सिंपैथेटिक के साथ ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक होता है वो कंस्ट्रिक्ट करता है लंग्स को। तो इस तरह ये दोनों के फंक्शन उन्होंने साथ ही कंपैरेटिवली बताए हुए हैं। अब ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सोमैटिक और ऑटोनॉमिक का कंप्लीट हो गया। ऑटोनॉमिक में फर्दर जो दो सब ब्रांचेस आती हैं वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं। सोमैटिक और ऑटोनॉमिक मेजर ब्रांचेस हैं, ऑटोनॉमिक के अंदर फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। अभी ये दो सिस्टम मेजरली आपके कंप्लीट हो गए हैं। जो नर्वस सिस्टम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, उसमें पहला सब टॉपिक न्यूरॉन का है, स्ट्रक्चर फंक्शन। नेक्स्ट सब टॉपिक जो है उसमें वो आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उससे अगला पेरिफेरल का है, उससे अगला लास्ट टॉपिक एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन जो है वो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स जो हैं वो ग्लैंडुलर सिस्टम होता है जो ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है, और ये डायरेक्टली अलग से कोई सिस्टम नहीं है, ये इन दोनों सिस्टम्स को सपोर्ट कर रहा होता है। इन दैट जैसे टेलीफोन जो है वो मैसेजेस को कन्वे करने के लिए वायर्स के थ्रू काम करता है, इसी तरह से ये केमिकल्स जो होते हैं ये ट्रांसमीटर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, बॉडी के अंदर मैसेजेस को इधर से उधर कन्वे कर रहे होते हैं। ये हैंड बाई हैंड सेंट्रल और पेरिफेरल के साथ काम कर रहे होते हैं ग्लैंडुलर जो सिस्टम है वो। और ग्लैंड सब होते क्या हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो एक तरह से केमिकल प्रोड्यूसिंग बॉडीज़ होती हैं जो बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पर मौजूद होती हैं। जो मेजर मेन ग्लैंड्स हैं वो डायग्राम के अंदर भी उन्होंने बताया हुआ है, तो जो इसके अंदर स्लाइड्स जो हैं उनके अंदर एंड में मैंने अलग से टेबुलेट करके भी 8 जो ग्लैंड्स हैं वो मैंने बता दिए हैं साथ साथ। तो ग्लैंड्स होते क्या हैं, ये बिल्कुल एक जैसे गोश्त की गिरा सी लगा दी जाए, दो गोश्त की जो जा रही होती हैं नालियाँ सी, उनकी तारें सी, उनको अगर गिरा लगा दे तो एक नॉट सी लगा दे तो नॉट एक उभार सा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसी तरह ग्लैंड्स होते हैं, बिल्कुल हल्का सा उभार जो होता है वो नालियों के ऊपर जो बना हुआ होता है वो बिल्कुल वो ग्लैंड्स होते हैं। और ग्लैंड्स जो हैं ये जब सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को तो वो सिक्रीशन
सेक्रीशंस हार्मोन्स कहलाती हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो डायरेक्टली भी ब्लड में सर्कुलेट कर देते हैं ये ग्लैंड्स, या फिर डक्ट्स के थ्रू। डक्ट और डक्ट टेस्ट दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, दोनों तरह से ये सर्कुलेट करते हैं हार्मोन्स को बॉडी के अंदर। अब कौन से ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं इसकी डिटेल उन्होंने आगे बताई हुई है चार्ट के अंदर, मैंने आपको बता दिया, साथ साथ उसकी अलग से डिस्क्रिप्शन भी है। ये एक चार्ट है जिसके अंदर हार्मोन्स उन्होंने बताया कौन से प्रोड्यूस्ड बाई, किस ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं और उनकी फंक्शन क्या होती है, किस चीज़ को वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो हार्मोन है वो है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी की आप एग्जैक्टली साथ लोकेशन भी देख लें, पिछली डायग्राम में मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का बताया हुआ कि बिल्कुल जो फोरहेड है उसके फोरहेड के पीछे की तरफ जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड वाक़ होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है। ये जो सिक्रीशंस पैदा करता है, इससे जो हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो पैदा होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स को पैदा करता है और ये हाइट को इंटर्न कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाए तो एबनॉर्मली हाइट बढ़ जाती है, अगर ये कम रहे तो एबनॉर्मली हाइट कम हो जाती है, बोनापन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हाइट होकर जो बॉडी ऑर्गन्स उनमें सिमेट्री नहीं रहती। सेकंड जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड जो है वो इसकी लोकेशन जो होती है वो गले के जो पोर्शन है उसमें वाक़ होता है। थायराइड के जस्ट पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होता है। एक थायराइड सामने की तरफ नज़र आता है, उसके बिल्कुल पीछे की तरफ पीछे से होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है। इनका फंक्शन क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और लेवल जो है वो ब्लड शुगर का ये मेंटेन रखती है इंसुलिन। फिर ना अगर इंसुलिन जो है उसका लेवल कम हो रहा है तो फिर डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है उसके अंदर फिर इंसुलिन बॉडी को सप्लाई करनी पड़ती है, या फिर हम मेडिसिन के थ्रू इसको रेगुलेट करते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल लो या ज़्यादा हो जाना जो इंसुलिन की वजह से होता है, और वो थायराइड ग्लैंड जो है, नहीं थायराइड ग्लैंड जो है सच उसके नीचे पेंक्रियाज। थायराइड ग्लैंड जो है वो उसको थायरॉक्सन जो है उसे हार्मोन रिलीज होता है। थायरॉक्सन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर। आगे पेंक्रियाज में आता है, लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल जो है वो पेंक्रियाज कंट्रोल करता है। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरॉक्सन रिलीज करता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट बॉडी का जो है वो कंट्रोल होता है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो भूख लगने का अमल और साथ साथ जो बाकी ग्रोथ है बॉडी के सारे ऑर्गन्स की वो सारी सही होती है। मेटाबॉलिक मीन्स कंजप्शन, जो फूड हम लेते हैं उसकी प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही होती तो फिर बॉडी जो है उसको इसमें भी वो जो गिलहड़ की बीमारी होती है वो इसकी वजह से हो जाती है। जब ये एक्स्ट्रा रिलीज़ हो या कम रिलीज़ हो तो गॉटर या गिलहड़ जो है वो इसकी वजह से ये इंटर्न आयोडीन की सिक्रीशंस को रेगुलेट करता है बॉडी में, इस वजह से ये हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो पेंक्रियाज है, ये इंसुलिन पैदा करता है और ये ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन रखता है बॉडी में। आगे पिनल ग्लैंड है, इसकी लोकेशन जस्ट पिट्यूटरी के थोड़ा सा ऊपर ये वाक़ होता है, और ये जो रिलीज़ करता है हार्मोन उसको मेलाटोनिन कहते हैं, मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन जो होता है बायोलॉजिकल रिदम्स में, स्लीप साइकिल्स में ये रोल प्ले करता है। फिर एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं ये कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करते हैं, और एपिनेफ्रीन और एड्रीनलिन, ये सारे हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। बॉडीली फंक्शंस, स्ट्रेसफुल कंडीशंस के और इमोशनल जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर ये वाले हार्मोन्स जो हैं ये रोल प्ले करते हैं, स्ट्रेस के फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं या उसको मज़ीद हाइटन कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो ग्लैंड्स एड्रीनल ग्लैंड के थ्रू हार्मोन्स रिलीज़ हो रही हैं स्ट्रेस फैक्टर्स को के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं। इमोशनल स्टेट्स बॉडी की वो कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टीज़ जो है ये मेल्स में मौजूद होते हैं हार्मोन्स, और ये जो हार्मोन टेस्टीज़ ग्लैंड्स जो हैं ये मेल्स में हैं और हार्मोन रिलीज़ करते हैं एंड्रोजन ये, और मेल ओरिएंटेड फंक्शन सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर ओवरीज जो हैं ये फीमेल स्ट्रक्चर होता है और ये एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। एस्ट्रोजन जो है वो फिर आगे मज़ीद जो फीमेल फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला, ये सारी चीज़ें। फिर ओवरीज और टेस्टीज़ जो हैं ये एड्रीनल ग्लैंड्स जो है, ओवरीज और टेस्टीज़ जो है ये दोनों मिलकर प्रोजेस्टेरोन पैदा करते हैं, जो यूट्रस की प्रिपरेशन के लिए फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में वो यूज़ हो रही होती है। ओवरीज और टेस्टीज़ दोनों से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ होता है, एक हार्मोन जो कि यूट्रस की प्रिपरेशन के लिए चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस जो है उनको रेगुलेट कर रहा होता है। अब बेसिकली 8 मेन ग्लैंड्स हैं जिनकी डिटेल हमने कर ली है। पिट्यूटरी पढ़ा है हमने, थायराइड, पैराथायराइड, पिनल, थाइमस, एड्रीनल, पेंक्रियाज और गोनेड होते हैं, ये वही हैं जो मैंने टेस्टिस और ओवरीज आपको कराए हैं। तो ये एक टेबुलेट करके भी उन्होंने इसको टेबल को बता दिया हुआ, यहाँ से भी आप इसकी गाइडलाइन मिल सकती है। अब अगर कोई और तफसील पूछनी है किसी ने तो फिर व्हाट्सएप पर आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं।